चलिए, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर एक खास दिन है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री 2 लोगों का जन्मदिन है। एक ने हमको अमन का नारा दिया था और एक ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। मध्यांचल सोशलॉजिकल सोसाइटी, कायदे से तो हमको दोनों पे बात करना थी। थोड़ी-सी गड़बड़ी हम लोगों से भी हो गई कि हमने सिर्फ भारतीय समाज और गांधी पे ये चर्चा रखी है। शास्त्री जी पे भी रखेंगे चर्चा। हालाँकि शास्त्री जी के विचार बहुत कुछ जो गांधी जी के विचार थे, वही शास्त्री जी के विचार थे और वो आते हैं। तो आज हमारा ये जो है, महात्मा गांधी का एक तो 51 वर्ष है जन्मदिन का, और हम सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1947 के बाद फिर गांधी जी का जन्मदिन उन्होंने नहीं मनाया, उसको जनसाधारण मना रहा है। ये गांधी जी जो है, इसको अलग-अलग प्रकार से गांधी जी की व्याख्या की गई, लेकिन मैंने शुरू में भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ, गांधी जी वास्तव में एक सच्चे समाजशास्त्री हैं। ये हम लोगों की कमजोरी है कि हमने गांधी जी को समाजशास्त्र में उतना ज़्यादा स्थान नहीं दिया, जितना अगस्ट कॉम को दिया, एमाइल दुर्खीम को दिया, मैक्स वेबर को दिया। खास तौर से गांधी जी को समाजशास्त्र के रूप में ही हमको पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, और गांधी जी के जितने भी सिद्धांत हैं, सारे के सारे सामुदायिक जीवन को विकसित करने वाले सिद्धांत हैं। अब आप देखिए, कोरोना काल में अगर चर्चा की जाए, तो वर्ल्ड में जितने भी नेता हुए हैं, चाहे वो अब्राहम लिंकन हुए हों या फिर दलाई लामा हो या और भी हों, नेल्सन मंडेला वगैरह, लेकिन इन सब के विचार, चर्चिल वगैरह के विचार कहीं सामने नहीं आए, सिर्फ गांधी जी के विचार आए, और गांधी जी के आधार पे ही कोरोना काल में पूरे के पूरे विश्व में गांधी जी प्रासंगिक हुए। गांधी जी ने वास्तव में बहुत पहले कहा था कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन उसमें हमें लालच नहीं करना चाहिए, और हम सभी ने लालच करा, मितव्ययी नहीं थे। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करी, उसी का परिणाम है कि आज हमको दूरियां बना के रहना पड़ रहा है। वो अहिंसा को मनुष्य का उच्चतम आदर्श मानते थे, कहते थे बहादुरों का अहिंसा जो है बहादुर बहादुर लोगों का हथियार है, और कायरों के लिए ये कुछ भी नहीं है। एक बार कुछ लोगों ने ज़रूर कहा था गांधी जी से कि क्या आप भारत को इंग्लैंड जैसा बनाना चाहते हैं? तो उन्होंने, उनका साफ कहना था, मैं बिल्कुल नहीं बनाना चाहता इंग्लैंड जैसा, क्योंकि इंग्लैंड का निर्माण जो हुआ है सिर्फ़ आधे से अधिक विश्व को लूट-खसोट करके, शोषण करके हुआ। मैं चाहता हूँ कि भारत में शोषण ना हो, शोषण मुक्त समाज हो। लेकिन हम देख रहे हैं आज भी हमारे यहाँ शोषण बहुत है। अभी 2 दिन से लगातार चल रहा है कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ में सामूहिक रेप कांड हो रहा है, जबकि गांधी जी की आस्था थी कि भारत तभी आज़ाद माना जाएगा, भारत तभी आज़ाद होगा जब रात को 12 बजे बेखौफ महिलाएँ सड़क पे घूम सकें। लेकिन वो 72 साल में हम उन सपने को पूरा नहीं कर पाए, और अभी 2 चीज़ें देखिए कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हुई हैं, सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। एक स्वस्थ मन की बात करते हैं हम, और स्वस्थ तन की। और पूरा का पूरा समाज, भारत ही नहीं पूरा समाज स्वस्थ मन और स्वस्थ तन से पीड़ित है। जबकि गांधी जी ने कहा था कि अगर आपका मन अच्छा होगा, आपका मन स्वस्थ होगा, तो आपका तन भी स्वस्थ होगा। और उसी संदर्भ में आज ये जो हमारा भारतीय समाज और गांधी चिंतन है, जो संवाद सत्र हो रहा है, इसमें प्रयास हमारा ये रहा कि पूरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ को अलग नहीं मानता, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश का अभी भी मानता हूँ। भौगोलिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ एक नया प्रांत बन गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के साथ हम लोग शुरू से जुड़े रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हमारे सभी साथी, हम लोग सब एक हैं। इसलिए उसमें मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग को लिया मैंने। उसमें श्री गजानन मिश्र जी, जो महात्मा गांधी, उनके कॉलेज का ही नाम है महात्मा गांधी कॉलेज, इसलिए उनको सबसे पहले आमंत्रित करूँगा। महात्मा गांधी कॉलेज करेली, नरसिंहपुर जिले के हैं, समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं। दूसरे हमारे साथ में इंदौर, जो कि गांधी जी के सपनों को सही में साकार कर रहा है, स्वच्छता में ब्रांड एम्बेसडर बना है चौथी बार, जिसमें इंदौर वालों के लिए हम लोग सशक्त नमन करते हैं। तो निशा मोदी मैडम है, जो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में है, वो हमारे साथ अपने विचार रखेंगी। उज्जैन महाकाल की नगरी है, जो कि विद्या की नगरी है। सांदीपनि आश्रम में कृष्ण जी ने वहीं शिक्षा प्राप्त की थी, वहां से हमारे दिनेश चंद खंडेलवाल सर हैं। ग्वालियर, ग्वालियर घराने की पूरे मध्य प्रदेश में अभी धूम मची हुई है। अभी मध्य प्रदेश का जो चुनावी समर है, राजनीतिक समर है, ग्वालियर पे टिका हुआ है, और वहीं से ग्वालियर घराना तानसेन का भी है, ऐसा नहीं है।
तो गंभीर सर जो हैं वहाँ भगवत सहाय गवर्नमेंट भगवत सहाय कॉलेज जो है वहाँ समाजशास्त्र के प्राध्यापक हैं विजय गंभीर जी, वो हमारे साथ रहेंगे। और इसी बीच दुर्ग, दुर्ग के तो कहना नहीं चाहिए, दुर्ग वास्तव में दुर्ग है भारत का। भिलाई स्टील प्लांट जो है सबसे बड़ा प्लांट है, जिसने भारत को आत्मनिर्भर होना सिखाया था। भिलाई स्टील प्लांट जो आत्मनिर्भरता की हम बात कर रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट भी उसी आत्मनिर्भरता की बात करता है। वहाँ से मैडम सुचित्रा शर्मा है जो गवर्नमेंट कॉलेज में है सुचित्रा शर्मा वो। इन सभी को आज यहाँ पे है, आगे की कार्रवाई के लिए अब मैं शिवानी राय को आमंत्रित करता हूँ कि शिवानी राय आगे हमारे इस विचार सत्र को आगे संचालित करेंगी। शिवानी राय। आदरणीय डॉक्टर सुचित्रा शर्मा मैडम को, जो कि शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर महाविद्यालय दुर्ग से हैं। मैडम का उद्बोधन का विषय है महिला सशक्तिकरण और गांधी। आदरणीय डॉक्टर सुचित्रा शर्मा मैडम को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है मैडम आपका। धन्यवाद शिवानी। हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो जी मैडम, सुनाई दे रही है। हाँ, चलिए। सबसे पहले तो मध्यांचल सोसाइटी को मैं बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ, आभार भी मानती हूँ कि एक मौका दिया, और वो भी इतने अच्छे अवसर पर। आज के दो महान विभूतियों का जन्म भी है, और सबसे बड़ी बात है कि आज ये एक ऐसा समय है, यूं तो रोज होता है, लेकिन हम अनुसरण करने की बात करें कि उन विभूतियों ने आखिर किन वजहों से अपने आप को स्थापित किया। पर गांधी जी को ही हम देखे थे, देखिए उनके एक एक शब्द का कितना मतलब है। अगर जी से लेते हो तो वो एक बहुत महान इंसान थे, ए से लेते हो तो ही वाज अमेजिंग पर्सन, मतलब एकदम आश्चर्यजनक व्यक्तित्व था उनका। बहुत सच्चे राष्ट्रवादी थे, नेशनलिस्ट थे, डेयरिंग थे, ऑनेस्ट थे और इंडियन थे। इसी तरह से शास्त्री जी के अंदर भी वो सारे वो गुण मौजूद थे जिसे हम एक इंसानियत का रूप दे सकते हैं। तो दोनों उन महान विभूतियों को मैं नमन करती हूँ और अपनी बात की शुरुआत करती हूँ कि आज हम लोग जो बात कर रहे हैं कि गांधी जी ने महिलाओं के बारे में या महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या कहा। सबसे पहली बात तो ये उठती है, क्या महिलाएं सशक्तिकरण का विषय है? ये बहुत प्रासंगिक विषय है, क्योंकि सशक्तिकरण शब्द ये तो अभी आया है, लेकिन बात उस समय हो रही जब हम 19वीं शताब्दी की बात कर रहे थे, जब हमारा देश परतंत्र था, जिस समय गांधी जी जैसे विचारकों ने जन्म लिया और उसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया, तो तब भी चिंतन था। सिर्फ फर्क ये था कि आज उस चिंतन को हमने एक अवधारणा का रूप ले दिया और हमने उसको कह दिया कि वो एक वीमेन एम्पावरमेंट है या महिला सशक्तिकरण है। मैं सिर्फ एक घटना बताऊंगी और उस घटना पे मैं उन सारे बिंदुओं को आपकी ओर आपको बताना चाहूंगी जो गांधी जी के विचार से बहुत महिला सशक्तिकरण के सही मानों में वे पक्षधर थे। कैसे पक्षधर थे? एक बार क्या हुआ कि आश्रम से कुछ लड़कियां निकल के बाहर जा रही थी, जब वो लौट रही थी तो कुछ लड़कों ने उनको छेड़ा। तो जैसे शाम को जब प्रार्थना सभा हुई तो लड़कियों ने गांधी जी को बताया, तो गांधी जी ने कहा कि तुमने उन लोग को मारा क्यों नहीं? तो वो दो सब सुन रह गए कि एक और तो गांधी जी बात करते हैं अहिंसा की और अभी बोल रहे हैं कि मारा क्यों नहीं। तो उस पर वो गांधी जी ने कहा कि यदि उसने तुम लोग को भागना वहां से बिल्कुल नहीं था, तुमको हिम्मत से उनका मुकाबला करना था। तो एक लड़की क्या बोलती है कि मान लीजिए वो हमारी बेइज्जती कर देते तो गांधी जी क्या बोलते हैं, तो उनके मुंह पे 2-4 घूंसे जमा देना। तो मतलब ये कहने का मतलब था कि ये इस बात का प्रतीक था कि जिस सशक्तिकरण की बात हम आज के संदर्भ में कर रहे हैं, उसकी बुनियाद तो जाने कब से पड़ी थी। और ये जो हमारे समाज के महान सुधारक व्यक्ति रहे हैं और जिन लोगों ने एक स्वस्थ सोच की नींव डाली, उनके अंदर ये जाने कब से बैठा था, वो लड़का और लड़की का भेद कभी किए ही नहीं। एक कोटेशन मुझे मिला था, गांधी जी ने कहा कि तुम्हारे गाल पर एक चपत मारकर तुम्हें समझाना पड़ेगा कि हिंसा किसको बोलते हैं। लड़कियां बोली हम मारेंगे तो वो हिंसा नहीं हो जाएगी, तो बोले मैं बताऊं किसको हिंसा बोलेंगे। तो उस पर उन्होंने आगे एक बहुत सुंदर कोटेशन कहा जो मुझे उनके यंग इंडिया उसमें कोटेशन में मिला कि दुष्ट के अधिक शरीर बल के सामने स्त्री का कोई भी उपाय सफल नहीं हो और वह अपनी रक्षा न कर सके तो उसे आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। न समाज को सिर्फ तिरस्कृत समझना चाहिए, वह न केवल निर्दोष है बल्कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जान जोखिम में डालकर
सब उपाय करने के लिए सम्मान की हकदार है। मेरा पूरा कोटेशन इसी पर आपका मैं पूरा विवरण बताना चाहती हूँ। देखिए उन्होंने कितनी अच्छी सोच की बात करी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आत्मरक्षा की सीख दी उन्होंने। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई आपके सामने शरीर बल से मजबूत है, तो आपसे उससे डरने की आवश्यकता नहीं है और उससे रक्षा आप अगर मान लीजिए किसी वजह से नहीं करती हैं, तो दूसरी ओर बोलते हैं आत्महत्या मत करो। मतलब आत्महत्या एक बहुत बड़ा अपराध है जो दुर्खिम मानते हैं। ये बात महात्मा गांधी ने उस समय कही कि यदि कोई आपके साथ तिरस्कृत करता व्यवहार करता है, अपमानपूर्ण व्यवहार करता है, तो आप आत्महत्या मत करिए। उससे डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरा संदेश उन्होंने समाज को दिया। समाज को ये दिया कि आप उसको क्यों अपमानित कर रहे हो? उस पूरी घटना में वो लड़की कहीं भी जिम्मेदार नहीं है। और आज की परिस्थितियों में हम देख रहे हैं और जो मेरे से पूर्व मेरे जितने भी विचारक मेरे बंधु थे, उन लोगों ने बहुत सही ढंग से उस बात को रखने की कोशिश की। हालांकि एक-एक चीजें बातें सामने आई, लेकिन बात यहाँ पर सोचने की है कि घटनाएं इतनी अच्छी सोच के लोगों के होने के बावजूद भी क्यों उनकी पुनरावृत्ति होती रही है। तो उन्होंने दोनों लोग को मैसेज दिया। लड़कियों के लिए उनके मन में मैसेज था कि आत्मरक्षा करे वो, और आत्मरक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि लड़की अबला नहीं है। वो बिल्कुल भी इसके पक्षधर नहीं थे, वो मानते ही नहीं थे। यहाँ तक तो उन्होंने ये कहा कि स्त्री को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पति को भी ना बोले। यानी हर चीज को आंख मूंद कर स्वीकार करने के वो बिल्कुल भी पक्षधर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात, जिस पवित्रता की बात समाज करता है, उस पवित्रता का आधार जो है मूल रूप से लड़के की योनि होती है। तो उस योनि की शुचिता के आधार पर ही पवित्रता और अपवित्रता का मापदंड समाज हमारे लिए तैयार करता है। तो गांधी जी ये कहे कि इसके आधार पर किसी को अपवित्र नहीं कहा जा सकता है। ये तो सृष्टि के लिए एक आवश्यक अंग है, जिसकी आवश्यकता सृष्टि निर्माण और समाज को आगे बढ़ाने के लिए ईश्वर द्वारा की गई है। तो हम व्यक्ति के रूप में उसको एक उदारता के साथ और एक स्वस्थ सोच के साथ यदि हम स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से हम स्त्री को कभी भी अबला नहीं मानेंगे। इसी उसमें उन्होंने दूसरा क्या कहा कि समाज को तिरस्कृत नहीं समझना चाहिए, यानी कि उन्होंने कुरीतियों पे प्रहार किया। 3 फरवरी 1927 के यंग इंडिया में बहुत अच्छी एक बात लिखी थी जो मुझे अच्छी लगी, तो और जो मुझे लगा कि उन्होंने कुरीतियों पे चोट पहुंचाई है कि पवित्रता को पर्दों की दीवारों से सुरक्षित नहीं रखा जाता। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। यह मन से होनी चाहिए, ये यानी कि अंतः स्वतः प्रेरित हो। मतलब मैं किसी चीज को बाध्य करूं। आज हम लोग इतनी लंबी चौड़ी सब बातें कर रहे हैं कि समाज को ऐसा करना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, लड़की की रक्षा के लिए माता पिता को ऐसा करना चाहिए वाली बात नहीं है। बात यह है कि ये सब स्वतः प्रेरित होना चाहिए। महिलाओं की पवित्रता को लेकर पुरुषों में अजीब सी घबराहट होती है, जो सही नहीं है। क्या महिलाएं कभी पुरुषों की पवित्रता पर संदेह करती हैं? ये बात गांधी जी ने बहुत पहले उठाई थी। तो इस आधार पर उन्होंने जितनी भी हमारे समाज की उस समय की कुप्रथाएं थी, जो लड़कियों को लेकर के थी, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह निषेध, ये सब का उन्होंने बहुत ज्यादा विरोध किया। और इसके बाद यहाँ तक कि उन्होंने वेश्यावृत्ति का भी विरोध किया। और तब उसको निवारण के रूप में उन्होंने चरखे वाली बात करी। और चरखा चलाने के लिए सबसे सशक्त साधन उन्होंने महिलाओं को ही माना। और ये जितनी भी वेश्यावृत्ति में महिलाएं लिप्त थी, उसको उन्होंने चरखे के माध्यम से जोड़ने की कोशिश की। ये गांधी जी की बहुत स्वतंत्रवादी विचारधारा दिखाई देती है। इसी में उन्होंने ये कहा कि उन्हें वो महिलाएं जो है सम्मान की हकदार हैं। यहाँ पर है कि दिखता है कि गांधी जी अन्याय के बहुत ज्यादा विरोधी थे। और आप ये देखिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया। और सबसे बड़ी उनके साथ जो महिला उनके साथ चली, हम सब जानते हैं उनकी पत्नी थी। और अपनी पत्नी को देख करके ही महिलाओं को लेकर के उनके मन में जो भी भाव पैदा हुए, सम्मान को लेकर के। और तब उन्होंने कहा कि हमारा भारतीय समाज में ऐसे उदाहरण मौजूद है। उन्होंने द्रौपदी और सीता का बहुत ज्यादा उदाहरण दिया। क्यों द्रौपदी और सीता का उदाहरण दिया? हम इसका एक पक्ष ये देखें कि द्रौपदी और सीता दोनों ने अन्याय का विरोध किया, निडरता से, साहस से सामना किया। सीता में ही वो साहस था। किस महिला में इतनी साहस होता कि जब उसकी अग्नि परीक्षा हो गई और वो पवित्र पाई गई, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जो है इस पूरे व्यवहार का बायकॉट किया और वो जमींदोज हो गई।
तो ये एक बहुत बड़ी थी कि व्यवस्था के विरुद्ध खड़ी होने की हमारी महिलाओं में क्षमता रही। जो बात उन्होंने दमयंती की भी बात उन्होंने कही, इच्छा शक्ति से उन्होंने अपने पति को ले लिया था, यमराज से मुक्त करवा लिया था। और द्रौपदी का तो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से वो एक माध्यम बनी जो दुशासन या दुर्योधन से बदला लेने का। तो उनका, गांधी जी का मानना था कि अन्याय के विरुद्ध अगर करने की क्षमता किसी में है तो वो खुद महिला में है, वो अबला कदापि नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा, एक जगह मतलब बाल बाल पोथी उन्होंने लिखी काका जी के कहने पे, काका कालेकर जी के कहने पे। उसमें उसने उन्होंने उल्लेख किया, माँ बेटे से कहती है कि बेटा तू घर के काम में बहन की मदद कर, क्यों, घर तो तेरा भी है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आई कि गांधी जी लैंगिक समानता के पक्षधर थे, कि घर स्त्री और पुरुष दोनों से मिलके होता है, केवल लड़की का घर नहीं है, जो कि हमारी पैट्रियार्की हमें सिखाती है कि लड़की को दूसरे के घर जाना है। तो घर घर है, वो घर में स्त्री पुरुष दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। और माँ के रूप में हमारा कर्तव्य ये होता है कि हम बेटे और बेटी दोनों को समान रूप से शिक्षा दें। ये बात गांधी जी ने बहुत करी। उन्होंने कहा कि मैं बेटियों के साथ बिल्कुल भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहता हूँ, ना तो वो बेटा बने ना वो बेटी बने। मैं दोनों पे कहता हूँ, दोनों समान रूप से समानता के अधिकारी हैं। नारी पे ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए कि जो पुरुषों पे ना लगाया गया। यंग इंडिया में 17 अक्टूबर को 1929 में उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे अच्छी लगी, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ, कि महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार मिलने चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि यदि पिता के घर शिक्षा वो पूरी ना कर पाए तो पति का फर्ज होता है कि वो उस शिक्षा को पूरा करे। यानी उन्होंने इस बात पे, एक तो शिक्षा सबसे अहम तत्व है, विजय जी बोल भी रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा ही जो वो है हमारे सारे अज्ञानता के इसको दूर करती है और हमारे अंदर एक नई सोच को विकसित करती है। तो आज शिक्षा प्रणाली सही मानों में बहुत अच्छी भी है। और अगर हम एक तरीके से देखें तो वास्तव में आज हम आजाद हुए हैं लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से, जो हमारी अपनी शिक्षा पद्धति अब होगी, जो हमारी नई शिक्षा नीति अभी हमारे सामने आई है। तो कुल मिलाकर के गांधी जी जो है वो महिलाओं के शिक्षा के, उनके अन्याय के प्रतिकार करने, सबके संबंध में उनका बहुत ज्यादा जोर था। और वो कहते थे, उनको महिलाओं को प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास करते थे वो, क्योंकि महिलाओं को उन्होंने कभी कमजोर माना ही नहीं। वो अबला शब्द से बहुत नाराज होते थे। और वो ये कहते थे, एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर स्त्री पुरुष में देखते हैं तो आध्यात्मिकता से युक्त अगर कोई क्वालिटी किसी में मौजूद है तो वो महिला में मौजूद है। ये बात गांधी जी ने मानी थी। और उन्होंने कहा था अगर हमको समाज के विकास का रास्ते पर ले चलना है तो महिलाओं को आगे करना पड़ेगा। और उन्होंने सिर्फ ये बात कही नहीं, जो अभी बात मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि हमें अनुसरण करने का समय आया, जो दिनेश जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने आत्मरक्षा की सीख दी, अधिकार कर्तव्य की सीख दी। और हरिजन में उनकी जो पत्रिका निकलती थी उसमें बहुत सुंदर साफ शब्दों में उन्होंने लिखा कि मेरा दृढ़ मत है कि इस देश में शिक्षा का स्वयं स्वरूप यही होगा कि स्त्री को अपने पति से न कहने की कला सिखाई जाए। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री परिवार के विरुद्ध जाए, यहाँ पर उसके अपने अस्तित्व से मतलब है कि वह भी निर्णय लेने का अधिकार रखे और वह भी किसी घटना के साथ, किसी बात के साथ, किसी पारिवारिक कार्य में समान रूप से सहभागी हो। और यदि कोई बात उसे पसंद नहीं आ रही तो उसे न करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। वो अपने हाथों की कठपुतली और या पिता के हाथों की कठपुतली या गुड़िया बन के नहीं रहे, उसे अपने अधिकार और कर्तव्य का पालन करना चाहिए। देखिए यहाँ दोनों बातें उन्होंने कही गांधी जी ने। उन्होंने ये कहा कि अधिकार और कर्तव्य का भी पालन करना है, और दूसरे उन्होंने ये भी कहा कि अपने अस्तित्व का उसे ध्यान रखना है, कि जो चीज उसके इच्छा के विरुद्ध है उसके न कहने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। और हमारी पिक्चर भी इसमें भी हाल फिलहाल में अमिताभ बच्चन की थी जिसमें न के ऊपर काफी जोर दिया गया था। और सबसे बड़ी बात जो मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ इस चीज को, कि महिला सहभागिता और नेतृत्व के समर्थक थे। आप ये सोचिए गांधी जी के साथ महिलाएं इतनी चली आगे, तो कोई ना कोई तो उस छोटे से दुबले से पतले व्यक्ति में वो कोई तो उसके व्यक्तित्व का ऑरा था, जिसके वजह से वो सशक्त महिलाएं जो अपने आप में एक अपना अस्तित्व रखती थी उनके साथ साथ चली, क्योंकि वो महिलाओं के नेतृत्व में विश्वास करते थे। मनु गांधी, आभा गांधी, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी,
सुशीला नैयर, विजयलक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली और उनकी पत्नी तो आंदोलन में उनके साथ साथ थी। और आप यहाँ तक देखिए गांधी और वुमेन उन्होंने लिखा कि उनके साथ विदेशी महिलाएं भी आई। और आप सब जानते हैं नीला क्रैमकुक, मैडेलिन क्लेंट जिसको हम लोग मीराबेन बोलते हैं, सरलाबेन चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, ये सब जितनी भी महिलाएं थी वो गांधी जी के साथ चली। यानी जो सबसे बड़ी बात मुझे गांधी जी के पूरे विचारों में दिखाई देती है कि जिस सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं, ये सशक्तिकरण आज भले ही एक आधुनिक संप्रदाय के रूप में उभरा है, आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, पर गांधी जी तो न जाने कब से पहले से इसकी बुनियाद महिलाओं में डाल चुके थे। और वो बहुत दृढ़ता से इस बात का विश्वास करते थे कि कोई भी लड़की अपने को अबला ना समझे। और इसका उदाहरण जो सबसे पहले मैंने आपको घटना बताई, जो आश्रम के साथ लड़कियों को उन्होंने बताया और सीख दी और समझाया। और अंत में एक बहुत अच्छी बात जो मैं गांधी जी की कहूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वो उन्होंने क्या कहा कि मैं यदि नारी होता या नारी के रूप में पैदा होता, तो मैं पुरुष द्वारा नारी के साथ किए गए छल कपट पर तथा नारी पर अपना वर्चस्व सिद्ध करने की प्रकृति एवं नारी की उपभोग की वस्तु समझने में उनकी प्रवृत्ति का विरोध करता। यानी कि वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस बात से वो बिल्कुल अपनी बात पर निष्कर्ष एक पुष्टि लगा रहे हैं, एक दृढ़ निश्चय बता रहे हैं कि महिला और पुरुष के बीच में जो हमारे समाज में पितृसत्तात्मक भेद है, अगर हमको उसको दूर करना है तो दोनों को साथ चलना पड़ेगा। सिर्फ अगर महिलाएं आगे आकर सोचेंगी कि उनको तो अपनी स्थिति पर विचार करने की, पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन साथ में आप ये बात बिल्कुल सच समझ लीजिए, और मैं इस पर बहुत विश्वास करती हूँ कि कोई भी महिला आगे तभी बढ़ पाती जब उसके साथ उसका परिवार होता है। तो महिला को अबला न मानना और महिला को सबला के रूप में स्वीकार करने की क्या आवश्यकता है? ये तो प्रकृति प्रदत्त है, उसके पास ये गुण जैविकीय रूप से मौजूद है। ये और बात है कि हमने अपनी सोच के तहत उन गुणों को उभरने नहीं दिया है, या हम चाहे जो भी हम उसको कहें, चाहे वो सोची समझी एक सामाजिक व्यवस्था रही, चाहे वो पितृसत्ता हो, कुछ भी रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो हमारी सोच ने हमारे अपने एग्जिस्टेंस पे उस समय जो प्रश्न चिन्ह लगाया था, उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। और अंत में गांधी जी ने फिर एक बात कही कि मैं नारी होता तो मैं पुरुषों के लिए श्रृंगार कभी नहीं करता। तो ये सारी बातें इस बात का प्रतीक है कि गांधी जी वाकई प्रासंगिक हैं। और जो बात उन्होंने कही कि गांधी जी तो कभी अप्रासंगिक रहे ही नहीं, कभी नहीं रहे, वो हमेशा से शुरू से ही कहीं ना कहीं उनकी ऐसी विचारधारा रही जो हमारे जीवन के बहुत नजदीक थी। और स्त्री और पुरुष ये दोनों तो सृष्टि के पहिए हैं, इनको समान रूप से चलने की आवश्यकता है। तब सही मानों में गांधी जी की महिला उत्थान की विचारधारा जो है वो हमें सार्थक होती नजर आएगी। और उसके लिए हमें अपने आप को, हमारी सोच को हमें बदलना पड़ेगा। और अगर हम इस सोच को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि निश्चित रूप से ये आज जो हम चर्चा करने बैठे हैं, इस चर्चा का एक सही संदेश सब तक पहुंचे और उस संदेश को सब लोग अनुकरण करें, अनुसरण करें और दूसरों को बताने की कोशिश करें। तो मैं समझती हूँ आज की परिस्थितियों में गांधी जी के विचारों के लिए हमारे जीवन में अपनाना ही हमारा सबसे बड़ा एक उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो शास्त्री हो। तो मैं मध्यांचल सोसाइटी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे एक अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। आपने अपने सरल, सुंदर और व्यवहारिक व्याख्यान से महिला सशक्तिकरण की जिस तरीके से बात की, उससे हम सभी विशेषकर महिलाएं अपने आप को लाभान्वित व गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका।